नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, आज बात करेंगे विदेश नीति के कुछ ऐसे पहलुओं की जिसका जुड़ाव भारत के साथ है, भारत की छवि के साथ है और शायद भारत के अंदर इस समय हो रही राजनीति भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर रही है कई तरीकों से। कुछ समाचार हैं जो मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं अपने विद्वानों का परिचय करवा देता हूं पहले, फिर मैं पृष्ठभूमि पर आऊंगा। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर राकेश पाठक जी, वरिष्ठ विश्लेषक हैं, एडिटर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश बादल जी, हमारे मित्र, जो कि राज्यसभा टीवी में भी बहुत लंबे समय तक कार्य कर चुके हैं, और आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अनिल जैन जी, सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आनंद वर्धन सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार और सूक्ष्म नजर रखते हैं भारत की राजनीति और विदेश की राजनीति पर। बात करेंगे कुछ ऐसी घटनाओं की जो थोड़ी सी व्यथित और विचलित करने वाली हैं। सबसे पहले एक रीबफ आता है मालदीव से, जहां पर एक नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, उनका चुनाव होता है, जिनको चीन का दरअसल देखा जाए तो फेवरेट समझा जाता है। और वहां पर इब्राहिम सोले की लड़ाई और खासतौर से मोहम्मद मुइजू की जो लड़ाई थी वो चीन वर्सेस इंडिया समझी जा रही थी, और वहां पर चीन के प्रत्याशी या चीन समर्थित प्रत्याशी जो कि मोहम्मद मुइजू है वो जीते हैं यहाँ पर। अब उन्होंने इमीडिएटली कहा कि भारत की सेनाएं छोड़कर चली जाएं, क्योंकि उनका मेन जो स्लोगन था इंडिया आउट था, जिसके बेस पे वो चुनाव जीते भी हैं। दूसरा, एक बुरी खबर यह है कि अमेरिका की मीडिया के अंदर खबर आती है अभी कि जहां पर कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और भारत के संबंधों पर उनका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हालांकि अमेरिकन एम्बेसडर गारसेटी ने इसको संभालने की कोशिश की और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शायद पीछे पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। इसका बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वो निकलता है पिछले अक्टूबर 2022 से, जहां पर पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम जाते हैं मुजफ्फराबाद, और भारत ने उस पर आपत्ति जताई कि आप पीओके के अंदर क्यों जा रहे हैं। और वहां जाने के बाद कहते हैं कि मैं तो वहां एलुमनाई मीट के लिए गया था, और ट्वीट आते हैं। पहली बार अमेरिका की राजनीति में और विदेश नीति में एक मूलभूत बदलाव आता है, जहां वो पीओके के एरिया को पीएके कहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, और भारत के कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं। पहली बार अमेरिका ने उसको आजाद कश्मीर कहना शुरू किया अपने ट्वीट के अंदर। ये बहुत बड़ा बदलाव था अमेरिका की विदेश नीति के अंदर। और अब फिर डोनाल्ड ब्लूम 6 दिन की यात्रा पे गिलगिट बाल्टिस्तान जाते हैं और कहा कि मैं यूएनडीपी के प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ लोगों से मुलाकात करनी है, इसलिए मैं वहां पर गया। भारत ने फिर आपत्ति जताई, तो ये प्रश्न आपत्ति जताने के बाद गारसेटी साहब से, जो कि भारत में अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उनसे पूछा गया। तो कहते हैं कि मेरे जो साथी हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनका अधिकार है वहां पर जाना और वो जा सकते हैं। बोलता है वो वैसे ही जा सकते हैं वहां पर जैसे हमारा प्रतिनिधि मंडल G20 के अंदर श्रीनगर गया था, तब पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। अब इस विदेश नीति के अंतर्गत क्या हुआ है कि गारसेटी का जवाब भारत को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नया रिकॉग्निशन है पाकिस्तान के लिए अमेरिका के द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान ही एक वो कंट्री है जिसने यूक्रेन युद्ध के अंदर $900 मिलियन के एम्युनिशंस को तैयार किया अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अमेरिका के लिए, और फिर उसको जहाजों के जरिए क्या कहते हैं कि यूक्रेन पहुंचाया। तो पाकिस्तान हैज बिकम अ डार्लिंग ऑफ द यूएसए एज वेल एज ईयू आल्सो। तो ये घटनाएं थी जहां पर अमेरिका का जवाब बहुत सीधा और सपाट है, जो भारत को खुश करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी समस्या एक और निकल के आ रही है कनाडा से, जहां पर 40 राजनयिकों को अब जाने का निर्देश दिया गया है, रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ इक्विवेलेंट टू इंडिया। जब अरिंदम बागची, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनसे आज ये कहा गया कि ऐसा हो सकता है कि भारत से जाने वाले जो इतने स्टूडेंट्स हैं या बाकी लोग जाते हैं कनाडा, उनके वीजा में तकलीफ हो सकती है। तो अरिंदम बागची का कहना था, दिस इज द आउटलुक ऑफ कनाडा, हाउ दे डील विद इट।
नन ऑफ आवर बिजनेस, ये कहने का मतलब था। तो एक सपाट रिप्लाई थी कि शायद इनडायरेक्टली कहने की कोशिश की जा रही है कि भारत के स्टूडेंट्स कनाडा ना जाएं, इनडायरेक्टली उनको डिस्करेज किया जा रहा है। और रशिया का जो ऑयल है वो अब हम $90 के आसपास खरीदने में मजबूर हो रहे हैं। हालांकि $60 की प्राइस कैप थी अमेरिका के द्वारा, उसको तोड़ दिया गया है। तो पुतिन साहब एक सौदागर की तरह बिहेव कर रहे हैं अब, और भारत की हर हफ्ते तारीफ करती हैं, इसलिए तारीफ करते हैं कि भारत 35 से 40% तेल खरीद रहा है उनसे। तो वो कहीं कम हो गया तो यूक्रेन युद्ध को जो एक क्या कहते हैं कि फॉर्डर मिलना है वो उनको नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो हार्डन स्टैंड है कुछ देशों के प्रति, मुझे लगता है कि एक परेशानी पैदा कर रहे हैं, और अमेरिका अंदर से नाखुश है। और मालदीव्स के अंदर ये कहना है कि इंडिया आउट, मुझे लगता है कि एक छोटे से देश का भारत को ये जवाब देना, शायद भारत को नागवार गुजरना चाहिए, लेकिन भारत जवाब देने से बच रहा है। दूसरी, अमेरिका की नीति पर भी भारत जवाब देने से बच रहा है। कुछ और चीजें भी हैं जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर चाइना की जो कुछ और नीतियां हैं, जहां 92,000 रेलवे के पहियों का ऑर्डर उनको दे दिया गया एक ही महीने के अंदर भारत के द्वारा। चीन की कंपनी है, वहां मैन्युफैक्चरिंग होगा और भारत आएंगे। क्या भारत की फर्म स्टील अथॉरिटी, राष्ट्रीय इस्पात निगम और टिस्को या जिंदल स्टील वो पहिए नहीं बना सकते? वो भारत से वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर हैं स्टील के, जो अलग देशों को जाता है। तो क्या हम रेलवे के पहिए नहीं बना सकते? वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर इन द हिस्ट्री, 92,000 रेल व्हील्स, पेयर ऑफ द रेल व्हील्स हैव बीन ऑर्डर्ड नाउ। क्या है असली पिक्चर? आज इसी के पीछे की बात करेंगे, पर्दे के पीछे की बात करेंगे, उसकी राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे अपने विद्वानों से। सबसे पहले मैं राजेश बादल जी आपके पास आता हूं। मैंने एक माइक्रो पिक्चर पेश की है, लेकिन मैं आपसे मैक्रो पिक्चर चाहूंगा कि ये राजनीति क्या है। भारत कई मौकों के ऊपर जो छोटे छोटे देश हैं उनके द्वारा ताड़ा जा रहा है, और शायद विदेश नीति को उस ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहा है जो पंडित नेहरू ने हमको दी थी। हम जब से उस राह से हटे हैं, हमारी परेशानियां बढ़ी हैं। बादल साहब। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, आपने जो अपनी टिप्पणी का समापन जिस वाक्य से किया है, वो वास्तव में वही सबसे मूल वाक्य वही है, और वो वाक्य यही है कि आज़ादी के बाद इस दुनिया में जब भारत अस्तित्व में आया, एक नक्शे पे उभर के आज़ाद देश के रूप में आया, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो विदेश नीति तैयार की, जो हमारी विदेश नीति के मूल तत्व हैं, जिन तत्वों के आधार पर चलते हुए भारत ने सारे विश्व में एक प्रतिष्ठा अर्जित की, और हमने सभी खेमों में साथ रहते हुए भी हमने अपना एक निर्गुट आंदोलन विकसित किया, और उस आधार पर हमने अपनी विदेश नीति तय की। उसमें क्या हुआ कि हमने सभी पक्ष हमारे साथ एक बेहतर और संतुलित अवस्था में थे। लेकिन अब आप आज की जो विदेश नीति देखते हैं, हमने ये पाया है कि इस विदेश नीति में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। अब ये जो विदेश नीति है, वो नफ़े-नुकसान के आधार पर विदेश नीति बन गई है। और जैसे लोकतंत्र की अगर हम बात कर रहे हैं, आपने अभी अमेरिका का उदाहरण बताया था। देखिए, हमारा जो लोकतंत्र है या हमारी जो विदेश नीति है, वो विचार आधारित विदेश नीति रही है। हमारे अपने भारतीय सरोकारों पर आधारित विदेश नीति रही है। लेकिन आज अफ़सोस की बात है, मुझे कहना पड़ेगा कि अभी इस समय जो मौजूदा विदेश नीति है, वो धन आधारित है, जहाँ पर आर्थिक और कारोबारी हित हमारे नज़र आते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी देशों की जो विदेश नीतियाँ हैं, वो धन आधारित नहीं हैं, उनकी भी हैं। और लोकतांत्रिक देशों में अगर हम बात करें, तो अमेरिका तो सबसे बड़ा मुल्क ऐसा है जिसकी नीतियाँ वित्त या आर्थिक आधार पर तय होती हैं, जो विदेश नीति तय करता है। लेकिन जब भारत तय करता है, तो उसके मायने और संदर्भ बदल जाते हैं। आपने मालदीव का उदाहरण के तौर पर ज़िक्र किया। मालदीव को हमने बच्चों की तरह पाला-पोसा, और आपको याद होगा 1986 का साल था शायद, जब अब्दुल गयूम की सरकार थी वहाँ पर मालदीव में, और तख्तापलट की जो कोशिश हुई थी। तो राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, और अब्दुल गयूम ने गुहार लगाई थी कि भारत सेना भेजो। आज हमने ये पाया है कि भारत सेना छोड़ो। तो ये अंतर एक आ चुका है, और ये इसलिए आ चुका है कि चीन ने मालदीव को इस समय बहुत ही आर्थिक आधार पर जकड़ लिया है, जो कि एक चीन की एक पुरानी नीति रही है कि छोटे राष्ट्रों को निगलो, उनको हड़पो,
उनको कर्ज के जाल में बांस कर। तो इन देशों की, छोटे देशों की, बेचारों की कोई अपनी विदेश नीति रह नहीं जाती। आपको श्रीलंका का याद होगा, हम्बन टोटा का जिस तरह से चीन ने हड़पा और भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया। अभी भी लंका हमारा एहसान नहीं मान रहा है कि बहुत संकट में जब उनके लिए भूखों मरने की नौबत आई थी, तब हमने मदद की, लेकिन अभी भी 2 महीने के लिए चीनी शिप वहाँ पर पहुँच रहा है। हमने ग्वादर में देखा है, पाकिस्तान में देखा है, और हमारे लिए जो ईरान में हमने उधर अफ़गानिस्तान में जो हमने अपना बनाया बंदरगाह, उसमें भी देखा है। तो ये जो विदेश नीति से हमने डेविएट किया है, उससे क्या हुआ है कि हमारी उस नीति की ख्याति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी, उस नीति के बीज कहीं न कहीं अब सूख रहे हैं, और हमारी एक नए किस्म की मिश्रित विदेश नीति आ रही है, जो मुझे लगता है कि भारतीय हितों के अनुकूल नहीं है। आप एक आध उदाहरण है अपवाद के तौर पर कि जहाँ हमें लगता है कि हाँ, नेहरू युग का कुछ विदेश नीति का कोई तत्व अभी भी बचा हुआ है। मसलन आप रूस के साथ भी अपने आप आर्थिक हित बना के रख रहे हैं, रूस के साथ भी अपने रिश्ते, पुराने अतीत के रिश्तों को ध्यान में रख के बना रहे हैं। दूसरी तरफ आप अमेरिका से भी अपने रिश्ते बनाए हुए हैं, लेकिन अमेरिका एक चतुर व्यापारी, हमेशा से चतुर व्यापारी रहा है। अमेरिका ने आज से नहीं, 1947 से अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा का जो त्रिकोण है, वो पाकिस्तान के समर्थन में रहा है। आप ये पाएँगे कि कश्मीर की नीति को लेकर के पाकिस्तान दर-दर भटका, लेकिन उस देश के सामने नहीं आया जहाँ पर उसको कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान मिल रहा है। उसका कारण उसके पर्दे के पीछे अमेरिका है, उसके पर्दे के पीछे वो सारे हित हैं जो आर्थिक हित हैं। तो हम जब विचार के आधार पर हमारी जो हमारे सरोकारों के आधार पर जब विचार विदेश नीति से हम शिफ्ट करते हैं, तब मुझे लगता है कि ये संकट भारत के सामने उपस्थित होता है। आज देखिए ना आप, हम एक ज़माना था, हम जब पड़ोसियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन हमने नेपाल में नाकाबंदी कर दी, तब से नेपाल हमसे चिपका हुआ है। बांग्लादेश का हमने प्याज का निर्यात बंद कर दिया। बांग्लादेश ठीक है, क्योंकि हमारे साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, गहरे हैं, भाषाई स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, लेकिन अभी भी मतलब वहाँ पर संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। वहाँ की प्रधानमंत्री ने तो तल्ख शब्दों में कहा था कि हम मेरे किचन में मैंने भारतीय प्याज का मंगाना बंद कर दिया है। तो लंका का उदाहरण हो गया, बांग्लादेश का उदाहरण हो गया, अफ़गानिस्तान की एम्बेसी अभी बंद हुई है, मालदीव का उदाहरण हो गया, पाकिस्तान से हम सुधर नहीं पा रहे हैं, चीन से हम सुधर नहीं पा रहे हैं, हमारे रिश्ते नहीं सुधर रहे हैं। तो मतलब क्या है? हम आगे कहाँ बढ़े हैं? हम तमाम गाल बजाते हैं, डींगे हाँकते हैं, लेकिन हम आगे नहीं जा रहे हैं। जी। जी। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए आपने।